NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत जन्म के समय बर्थ डोज, BCG, OPV का 0 डोज और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन किया जाता है उसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन तो हम सिंगल डोज बर्थ के समय देते हैं। अगर आप इसे दे नहीं पा रहे हैं तो आप 6 वीक पर दीजिए अलॉन्ग विद रूटीन वैक्सीनेशन। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा कर रखा है कि जो BCG का वैक्सीन होता है इसे बर्थ के समय देते हैं और इसे जितना जल्दी से जल्दी संभव इसे दे देना चाहिए। विद 0 डोज इसका बर्थ के समय दिया जाता है। तो जो बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का जो दिया जाता है वो 0 डोज हम जन्म के समय देते हैं। 40 लाख लोगों में एक कोई केस ऐसा होगा जो VAPP से एसोसिएटेड हो। तो MR वैक्सीन का पहला डोज कब देते हैं? आपको पता है 9 कंप्लीटेड मंथ्स पर लगाते हैं इसे। हालांकि 12 मंथ्स तक हम इसे लगा सकते हैं। हम इस 9 कंप्लीटेड मंथ से 12 मंथ तक हम कभी भी पहला डोज लगा सकते हैं, लेकिन आइडियली हम 9 मंथ पर इसे लगाते हैं। जापानीज इंसेफ्लाइटिस के मामलों में हम पहला डोज कब देते हैं? 9 कंप्लीटेड मंथ पर हम देते हैं और इसमें डोज जो दी जाती है 0.5 ml दी जाती है। नमस्कार, अब हम लोग डिस्कस करेंगे NIS को लेकर, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को लेकर के हम बात करेंगे, जिसमें कई तरीके के वैक्सीन लगाए जाते हैं। इसमें एक अम्ब्रेला के तहत एक मिशन इंद्रधनुष, जिसके छतरी के तहत बहुत सारे डिजीजेस को कवर करने की कोशिश की जाती है। इस वैक्सीनेशन का कितना बेनिफिट है, उन सारी चीजों पर आज हम आपके साथ बात करेंगे। तो NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत जन्म के समय बर्थ डोज, BCG, OPV का 0 डोज और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन किया जाता है उसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। इसी तरीके से जन्म के 6ठे हफ्ते, 10वें हफ्ते और 14वें हफ्ते पर भारत के सभी स्टेट्स में पेंटा जो वैलेंट वैक्सीन है उसके क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा डोज दिया जाता है। इसके साथ ही साथ ओरल पोलियो वैक्सीन का पहला, दूसरा और तीसरा डोज दिया जाता है। तो इसे हमें पता होना चाहिए कि जो भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन है उसके डोजेस दिए जाते हैं। सेलेक्टेड स्टेट्स में रोटा वैक्सीन जो IPV है, इसके अलावा PCV है, इनको भी देने की कोशिश कई सारे राज्यों में शुरू हो गई है। PCV का फायदा यह है कि निमोनिया की वजह से जो डेथ होने की संभावनाएं हैं उसे हम कम कर दिए हैं। इसी तरीके से इंजेक्टेबल जो पोलियो वैक्सीन है वो 6वें और 14वें हफ्ते पर दिया जाता है। इसको याद रखने की जरूरत है और आगे हम इंडिविजुअली इस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा 9 कंप्लीटेड जो मंथ्स होते हैं उस पर तो ध्यान रखना है। जो 9 कंप्लीटेड मंथ है उसमें मिजल्स का पहला डोज या MR का पहला डोज। MR क्या है? मिजल्स और रूबेला का कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से जापानीज इंसेफ्लाइटिस, कुछ एंडेमिक एरियाज में इसका पहला डोज जो निमोकोकल वैक्सीन है जिसकी वजह से निमोनिया के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके बूस्टर डोजेस हम 9 मंथ्स पर लगाते हैं। आगे विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। इसी तरीके से जो फ्रैक्शनेटेड IPV है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, इसका तीसरा डोज हम लगाते हैं। तो देखा जाए तो इंजेक्टेबल जो पोलियो वैक्सीन है उसका 6वें और 14वें हफ्ते पर, उसके बाद सीधे 9वें महीने पर हम इसे लगाते हैं। अधिकतर मामलों में ये बताया गया है कि आप इसे 9वें से लेकर 12वें महीने तक इस किसी भी डोज को आप लगा सकते हैं। आइडियल है 9वें महीने में इसे लगवा लें। इसके बाद 16 to 24 मंथ्स पर इसी मिजल का दूसरा डोज या MR का दूसरा डोज, OPV का बूस्टर, DPT का बूस्टर या जापानीज इंसेफ्लाइटिस का बूस्टर डोज लगाया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो पेंटा वैलेंट जो वैक्सीन होते हैं इसमें हम DPT के अलावा हम और क्या शामिल कर चुके हैं, आप बताएं। इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के मामलों को और हेपेटाइटिस बी को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से हीमोफिलस H इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस को कवर करते हुए ये पेंटावैलेंट बनाया गया था। सामान्य तौर पर ये पेंटावैलेंट के 3 डोजेस दिए जाने पर इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी के मामलों में काफी हद तक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसमें DPT का बूस्टर हमें देने की जरूरत पड़ती है और इसी प्रयास में हम 16 to 24 जो वीक्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, उस पर DPT का बूस्टर डोज हम देते हैं। ध्यान रहे जापानीज इंसेफ्लाइटिस जिसका पहला डोज हम 9 कंप्लीटेड मंथ्स पर लगा चुके हैं, उसी का बूस्टर डोज हम 16 to 24 वीक्स पर मंथ्स पर लगाते हैं। मंथ्स ध्यान रहे। इसी तरीके से 5 से 6 साल की उम्र पर DPT का बूस्टर डोज एक बार फिर लगाया जाएगा। इसे सेकेंड बूस्टर डोज हम कहते हैं। ध्यान रहे, सेकेंड बूस्टर डोज। और 10वें साल पर हम
टीडी का पहला और 16वें साल पर हम टीडी का दूसरा डोज हम लगाते हैं। प्रेगनेंसी के मामलों में अगर बात करें, अभी तक हमने जो भी बात किया है वो नवजात जो छोटा बच्चा है उसके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या क्या शुरुआत होनी चाहिए और 16 ईयर तक क्या पूरा होना चाहिए उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। एक प्रेग्नेंट मदर के लिए क्या क्या हम लगा सकते हैं, तो प्रेगनेंसी के समय टीडी का पहला डोज, जब माँ पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए आती है, अगर प्रेगनेंसी कंफर्म है तो टीडी का पहला डोज, उसके बाद 4 हफ्ते के बाद हम दूसरा डोज लगाते हैं। अगर माँ पिछले 3 सालों में पहले ये दोनों डोज कवर कर चुकी हैं और दोबारा प्रेग्नेंट हुई हैं तो उस समय हम टीडी का बूस्टर डोज लगाते हैं। अगर दोनों डोजेस टीटी या इनके पूरे हो चुके हैं और प्रेगनेंसी लास्ट 3 इयर्स में ये रहा है तो उस समय हमें ये दोनों डोज देने की जरूरत नहीं होती, केवल और केवल बूस्टर डोज से ही मामला कवर हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है, इतने सारे, ये मिशन इंद्रधनुष के तहत लगाया जाता है। सामान्य तौर पर इसमें यूनिवर्सल जो कवरेज है, जो सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी के कारण रखने वाले बच्चों में जो कारण हो सकते हैं इन्फेक्शंस के, उनको कवर करने के लिए वैक्सीनेशन लगाई जाती है। अगर सवाल पूछा जाए वैक्सीनेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्पेसिफिक प्रिवेंशन है। स्पेसिफिक प्रिवेंशन जो प्राइमरी प्रिवेंशन का एक स्पेशल तरीका होता है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में होता क्या है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो स्पेसिफिकली ये प्रोटेक्ट करते हैं। हेल्थ प्रमोशन में तो हम एक्सरसाइज करने को ये सारी चीजें बताते हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ज्यादा काम आता है। स्पेसिफिकली जब हम प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं तो वैक्सीनेशन देते हैं। वैक्सीन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो बीसीजी क्या करेगा, ट्यूबरक्लोसिस होने से बचाएगा। तो देखा गया है इसे देने की जरूरत होती है जन्म के जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी आप दें। एट द टाइम ऑफ बर्थ इसे दे देना चाहिए। टिल द 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल की उम्र तक हम इसे देते हैं। डोजेस कितना होता है, 0.1 ml। रूट क्या होता है इसका, रूट होता है इंट्राडर्मल, इसका इंट्राडर्मल रूट होता है। और ध्यान रखना होगा किस तरीके से, देखिए इसे इंट्राडर्मली लगाया गया। इसके पीछे वजह क्या होती है, इंट्राडर्मली ही क्यों लगाते हैं, आपके दिमाग में सवाल होगा। हम इसका आंसर अभी थोड़ी देर बाद आपको देने का प्रयास करेंगे। तो इसे इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं। साइट क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट अपर आर्म। लेफ्ट अपर आर्म, ये बड़ा ही स्पेसिफिक लेफ्ट अपर आर्म को ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर लगाते हैं। जबकि बाकी सारे मामलों में हम लेफ्ट थाई पर हम लगाते हैं, लेकिन इसके लिए लेफ्ट अपर आर्म को हम चूज करते हैं। उसके पीछे वजह क्या है, भारत में टीबी के मामले बड़े खतरनाक हैं, इस वजह से हमें स्पेसिफिक साइट पर लगाते हैं और वहां पर अगले कुछ समय तक हम दूसरा कोई वैक्सीन ना लगाएं इसकी कोशिश की जाती है। इसीलिए हम जो लेफ्ट अपर आर्म का डेल्टॉइड का जो इंसर्शन का पॉइंट होता है वहां पर इंट्राडर्मली हम इसे लगाते हैं। ध्यान रखना होगा। बीसीजी के वैक्सीन के लिए हम जो इसमें डाइल्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं डाइल्यूएंट के तौर पर। बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो कलर्ड इस बॉटल में पैक करके आता है, कलर्ड बॉटल में इसे पैक करते हैं। ये वैक्सीन डार्क बॉटल्स में, ताकि सनलाइट से इसे प्रोटेक्ट रखा जा सके। ये लाइव वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन है तो क्या हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चों में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ये ड्राई फ्रीज्ड पाउडर होता है जिसको बहुत ही लो टेम्परेचर पर हम रखते हैं और ये लाइव वैक्सीन है। इसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के मामलों में एट द टाइम ऑफ बर्थ 0.05 ml लगाया जाता है अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। ध्यान रहे इसका डोज कितना लेते हैं, 0.05 से 0.1 ml, कुछ भी हो सकता है, इसको लगाया जाता है। अगर आप इसे होम डिलीवरी के समय लगाते हैं और उस समय बर्थ डोज आप नहीं दे पाए हैं, ध्यान रखिएगा, बर्थ डोज आप नहीं दे पाए हैं। सामान्य तौर पर बर्थ डोज यही होता है 0.05 ml, लेकिन अगर आप बर्थ डोज नहीं लगा पा रहे हैं, 6 हफ्ते के बाद पहली बार माँ हॉस्पिटल में आई हुई तो उस समय 0.1 ml लगाया जाता है। इसे पेंटावैलेंट के साथ लगाया जाता है, पेंटावैलेंट के साथ और दूसरे जो भी रूटीन वैक्सीनेशन होते हैं उनके साथ इसे लगा दिया जाना चाहिए। इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्टली इंट्राडर्मल रखा गया है। उसके पीछे वजह ये है, इसकी वजह से लोकल बॉडी का रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है। लाइव ये वैक्सीन है, इसके कारण दिक्कत होती है। तो साइट ऑफ इंजेक्शन क्या होता है, जस्ट अबव द इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड। मैंने कहा ना कि जहां डेल्टॉइड मसल्स इंसर्ट करते उसी से थोड़ा सा ऊपर इसे लगा देना चाहिए लेफ्ट अपर आर्म में। और इसमें हम यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए एक साइट हमने फिक्स कर दिया है ताकि सर्वे करने वाले लोगों को वेरीफाई करने में आसानी रहे कि जब वो लेफ्ट साइड का, बात समझिए, लेफ्ट साइड का
ये हाँ लेफ्ट साइड का जो डेल्टॉइड का इंसर्शन उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो सर्वेयर को पता चल जाएगा वो स्पॉट जहां पर बीसीजी का वैक्सीन लगाया गया है। अगर साइट बहुत ऊंचा रहेगा, ज्यादा इंटीरियर या पोस्टीरियर होगा तो एडजेसेंट लिम्फ नोड्स इसकी वजह से इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं। ज्यादा डीपर लगाएंगे ना तो बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा, मैंने आपको बताया। इसके कारण साइड वाइज जो भी लिम्फ नोड्स हैं वहां इसका रिएक्टिव मैकेनिज्म की वजह से लिम्फ नोड इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, वो साइट टेंडर हो सकता है, वहां पस जनरेट हो सकता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन तो हम सिंगल डोज बर्थ के समय देते हैं। अगर आप इसे दे नहीं पा रहे हैं तो आप 6th वीक पर दीजिए अलोंग विद रूटीन वैक्सीनेशन जो 6 वीक ऑफ एज पर कराया जाता है। चूंकि इसको मैक्सिमम हम 1 ईयर तक दे सकते हैं। प्रिकॉशन जब कभी भी आप बीसीजी के इंजेक्शन को लगाएं तो हम इसे इंट्राडर्मली लगाएंगे। इसके लिए किसी भी एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्प्रिट का इस्तेमाल किया है तो उसे कंप्लीटली ड्राई हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल करिएगा, इसको लगाइएगा। 6 महीने for 6 months, no injection should be given at the same arm in which BCG vaccine was given। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने लेफ्ट जो आर्म है उसके इंसर्शन वाले पॉइंट पर अगर आपने बीसीजी कोई वैक्सीन को लगाया तो उस साइट पर अगले 6 महीने तक कोई दूसरा वैक्सीन आप नहीं लगाएंगे। ऐसा प्रयास आपको करना होगा, इसीलिए इसको बहुत यूनिकली हम एक साइट पर लगा देते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर गिविंग बीसीजी थ्रू स्ट्रिक्टली इंट्राडर्मल रूट? ये आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है। व्हाट इफ द डोज गोज डीपर जस्ट लाइक सब इंट्राडर्मल आर सबक्यूटेनियस? तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर बीसीजी वैक्सीन पेनिट्रेट करता है डीपर टिश्यूज में तो ये लोकल एब्सेस कॉज कर सकता है। ऐसा क्यों? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से ये इनलार्ज कर सकता है आसपास का एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को। यहाँ पर स्मॉल चांसेस इसके देखे गए हैं, इसलिए हम इससे बचने का प्रयास करते हैं। इन्फेक्शन संभव है क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है, बॉडी का रिस्पॉन्स हो और ये अगर बैक्टीरिया अपने आप को एक्टिव कर ले तो डिसेमिनेट भी कर सकती है। सेलुलर इम्यूनिटी रेसिपिएंट का अगर इस तरीके का है, अगर लो है तो ये ज्यादा वायरुलेंट होकर के बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप समझ सकते हैं, ये लाइव वैक्सीन है, इसलिए अगर सेलुलर इम्यूनिटी रेसिपिएंट की कमजोर हो तो वैक्सीनेशन के साथ बॉडी की ट्रेनिंग होने की बजाय ये बॉडी में डिसेमिनेट कर सकता है, ज्यादा एक्टिव होकर के नुकसान पहुंचा सकता है। हम न्यूबॉर्न को why do we give 0.05 ml dose to newborn below 1 month of age? तो लो डोज इसलिए लेते हैं ताकि बच्चे का जो स्किन होता है वो बहुत थिन होता है, इसीलिए कम देना चाहिए। 6ठे हफ्ते पर अगर आएगा तो 0.1 ml देना होता है। इस समय जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो बहुत थिन होता है। इंट्राडर्मल अगर आप इंजेक्शन 0.1 ml का देंगे तो वो ब्रेक कर सकता है, स्किन को पेनिट्रेट करके डीपर जा सकता है और इसके कारण लोकल एब्सेस या लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो सकते हैं। इसके लिए कौन सा स्ट्रेन इस्तेमाल किया जाता है? तो आप जानते हैं डैनिश 1331 स्ट्रेन WHO के द्वारा रेकमेंड किया गया है। इसके दिए जाने पर प्रोटेक्शन अगले 20 सालों के लिए मिल जाती है, इसीलिए हम इसे अवॉइड नहीं करते, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी दें। नहीं दे पा रहे हैं तो 6ठे हफ्ते पर जब माँ पहुंचती है उस समय आप बहुत डिले करना चाहते हैं 1 साल तक आप लगाएं। लेकिन ये बात हमें पता होना चाहिए, जितना ही ज्यादा हम डिले करेंगे इसके कारण जो इम्यूनिटी जनरेट होने की संभावनाएं हैं वो कम होने लगती हैं। बात समझ रहे ना? जो सही समय पर सही ड्यूरेशन पर हमें वैक्सीनेशन देना चाहिए, वरना उसका जो प्रभाव, जो उसकी एफिशिएंसी होती उतना नहीं मिल पाता है। इसको रिकंस्टिट्यूट करने के लिए डायलुएंट के तौर पर हम कंस्टिट्यूएंट मींस इसको प्रॉपर डायलुएंट के तौर पर हम नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी सारे मामलों में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी तरीके से मिजल्स का जो मामला होगा, मिजल्स या MR वैक्सीन के लिए जो हम देते हैं ना, M फॉर मदर, मदर जो होती बड़ी प्योर होती है तो उसमें हम स्टीराइल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, प्योर वाटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारे मामलों में आप देखेंगे सैलाइन बेस्ड जो हम डायलुएंट का इस्तेमाल करते हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस में हम फास्फेट बेस्ड हम सैलाइन सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस में आगे बात करेंगे हम इसमें। जो रिकंस्ट्रक्टेड जो भी वैक्सीन जो आपने बना दिया है उसको हमें 3 घंटे के भीतर यूज कर लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर ये बचा रह गया तो उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, लेफ्ट ओवर शुड बी डिस्कार्डेड, ये बात पता होना चाहिए। Why cannot we use distilled water as diluent? क्यों हम डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? क्यों हम
नॉर्मल सैलाइन, अगर नॉर्मल सैलाइन अवेलेबल नहीं है तो डिस्टिल वाटर का डाइल्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल करना क्यों दिक्कत कर सकता है? तो डिस्टिल वाटर एक इरिटेंट है और आपको पता होना चाहिए बीसीजी को हम इंट्राडर्मली लगाते हैं। डिस्टिल वाटर अगर इरिटेशन कॉज कर सकता है तो इसका असर अल्सरेशन तक हो सकता है। द साइट ऑफ इंजेक्शन अल्सर डेवलप कर सकते हैं और यहाँ पर स्किन स्लॉफिंग की घटना भी देखी जा सकती है, इसलिए हम डिस्टिल वाटर नहीं देते। डिस्टिल वाटर हम कहाँ लगाते हैं? माँ की ममता वाले जो शब्द से शुरू होता है, एम या एम आर, वहां बहुत पवित्र प्योरिटी की जरूरत होती है, तो इस तरीके से हम मिजल्स रूबेला वैक्सीन में हम देते हैं। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रिपेयरिंग बीसीजी वैक्सीन इन लेबोरेटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइल्यूएंट इज यूज्ड विद बीसीजी वैक्सीन? नॉर्मल सलाइन, यू नो इट। और डिस्टिल की बात करें तो ये एम या एम आर वैक्सीन के तौर पर। डेक्सट्रोज का कहीं इस्तेमाल नहीं करते, कोलोराइड्स का कहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो लाइफलाइज्ड वैक्सीन में जो डाइल्यूएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं बीसीजी के लिए, नॉर्मल सैलाइन। अगर आप बात करें येलो फीवर वैक्सीन में तो वहां पर भी सैलाइन ही देते हैं, ठंडा थोड़ा रखते हैं उसे। जापानीज इंसेफ्लाइटिस में फास्फेट बफर सैलाइन, मैंने कहा ना फास्फेट बेस्ड सैलाइन सोल्यूशन हम लेते हैं। जब हम बात करते हैं हिब या डीपीटी की तो वहां पर भी हम सैलाइन सोल्यूशन लेते हैं। लेकिन एम फॉर माँ की ममता वाला, आप देखें मिजल्स हो या एमएमआर हो तो वहां पर डिस्टिल या स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बर्थ डोज से और अब इसको डिटेल में लेकर के चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा कर रखा है कि जो बीसीजी का वैक्सीन होता है इसे बर्थ के समय देते हैं और इसे जितना जल्दी से जल्दी संभव इसे दे देना चाहिए, विद इन 24 आवर्स देना चाहिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो 1 साल तक इसे दे सकते हैं। डोज कितना होता है? 0.05 ml इसका डोज होता है। तो 0.05 ml इसका डोज होता है। रूट क्या होता है, इस चीज पर सवाल पूछा जाता है। तो इसका रूट स्ट्रिक्टली हम जो देते हैं हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है इसके मामलों को थोड़ा सा हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। इसको हम एज अर्ली एज हम देने का प्रयास करते हैं और विद इन 24 आवर्स इसे दे देना चाहिए। वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी, बीसीजी हम कवर कर चुके हैं, अब चल रहे हैं हेपेटाइटिस बी पर। डोज कितना होता है? वही सही है 0.5 ml, जबकि हम बीसीजी का दे रहे थे तो वो कितना दे रहे थे? 0.05 ml दे रहे थे, जबकि इसका डोज कितना होगा? 0.5 ml। रूट क्या होगा? एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। आपको पता होना चाहिए लेफ्ट साइड का एंट्रोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई और लेफ्ट साइड में हम इसे देते हैं। ध्यान ये भी रखना होगा ये इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। तो ये है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जिसे हम जन्म के समय देते हैं। ये किल्ड वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट टाइप है, इसीलिए हम इसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में क्या दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पर होता है और ये हम 0.5 ml देते हैं। हालांकि इसका मैक्सिमम जो ड्यूरेशन जब तक हम इसे दे सकते हैं वो टिल 10 इयर्स ऑफ एज तक दे सकते हैं। एडल्ट के लिए इसका डोज 1 ml यानी जस्ट डबल हो जाता है। डाइल्यूएंट के तौर पर किसी भी चीज का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्टोरेज के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। इसे फ्रोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से फ्रोजन कर दिया है तो इस वैक्सीन को डिस्कार्ड कर दीजिए। ध्यान रखना है, हमने बीसीजी के वैक्सीन को फ्रोजन करके रखा था, इसको हम फ्रोजन नहीं करेंगे, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखेंगे। अगर ये फ्रोजन हो गया हो गलती से किसी और लेयर में रख दिया गया जहाँ फ्रोजन हो गया तो इसे डिस्कार्ड कर दीजिए। इसकी प्रोटेक्टिव एफिशिएंसी देखी गई है 98 से 99% तक। प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन बहुत लंबे समय तक, ऐसा माना जाता है लाइफ लॉन्ग भी इससे इम्यूनिटी मिल सकती है। क्या ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट है? बिल्कुल है। शेड्यूल क्या होता है? इसको हम जन्म के समय देते हैं। बीसीजी और जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसके साथ हम इसे देते हैं। तो जो बर्थ डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन का बर्थ डोज होता है उसके साथ हम इसे देते हैं। इसके अलावा हम इसे पेंटावैलेंट वैक्सीन के तहत 6, 10 और 14 वीक्स के एज पर भी देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अब जो हम पेंटावैलेंट देते हैं उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। डीपीटी, इसके अलावा यहाँ पर
चौथा कंपोनेंट क्या होगा आप बताएं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो हम वैक्सीन इसमें मिक्स कर देते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी को हम कवर कर लेते हैं। तो पहले हमें डीपीटी और हेपेटाइटिस बी अलग अलग देने की जरूरत थी, अब पेंटावैलेंट के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसी में इसे 6, 10, 14 वीक्स पर प्रोवाइड किया जाता है। और वो जो तरीका है ये रिप्लेस कर चुका है हेपेटाइटिस बी को, जो पहले अलग अलग दिया जाता था, उससे सुधार मिल गया है। साइट क्या होगा दोस्तों, एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट, आउटर साइड। एंट्रोलैटरल मतलब समझ ना, बाहरी साइड में हम इसे लेफ्ट मिड थाई में नियोनेट्स और इन्फेंट्स में लगाते हैं। डेल्टॉयड रीजन अगर एडल्ट्स में लगाना हो या बच्चों में लगाना हो तो डेल्टॉयड रीजन में लगाना चाहिए। बर्थ डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी का मतलब क्या होता है, बर्थ डोज जो हेपेटाइटिस बी का होता है वो विद इन 24 आवर्स ही देना चाहिए। एक चाइल्ड जो कि वैक्सीनेटेड है हेपेटाइटिस बी से आफ्टर मोर देन 24 आवर बर्थ इज नॉट कंसिडर टू हैव रिसीव्ड द बर्थ डोज। तो कोई ऐसा बेबी जो कि 24 घंटे के बाद, अगर जन्म के 24 घंटे के बाद हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लेता है तो उसे हम बर्थ डोज नहीं मानते हैं। स्ट्रिक्टली कहा गया बर्थ डोज आप 24 आवर्स के भीतर ले लीजिए। अगर आप आगे लेते हैं तो वो पेंटावैलेंट के तहत हमें मिल ही जाता है बच्चे में देने को 6, 10, 14 वीक्स पर। ये चीज आपको याद रखना होगा। Why is the birth dose of hepatitis B vaccine only given within 24 hours of the birth? 24 घंटे के भीतर भीतर ही क्यों देते हैं? तो इसमें देखना होगा बर्थ डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग पेरीनेटल ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी ओनली इफ इट इज गिवन विद इन द फर्स्ट 24 आवर। जो पेरीनेटल पीरियड में जो भी इन्फेक्शन हो सकता है उससे इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमें 24 घंटे के भीतर भीतर ही देना चाहिए ताकि हम इम्यूनिटी डेवलप कर सकें। Why is hepatitis B vaccine given only till 1 year of age? क्या ऐसा क्या है कि हम 1 साल तक इसको मैक्सिमली हम देते हैं? हालांकि आपको पता होना चाहिए जो भी तरीका हम अपनाते हैं इसमें बर्थ डोज पर जो देते हैं वो तो देते ही हैं, इसके बाद पेंटावैलेंट के तहत 6, 10 और 14 वीक्स पर देते हैं। अगर आप इसे देना चाहते हैं तो मैक्सिमम हम 1 ईयर्स तक हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को इंडिपेंडेंटली देते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है टिल 1 ईयर ऑफ एज देने का मकसद ये रहता है क्योंकि पहले साल में जो चांसेस होता है हेपेटाइटिस बी का अगर इन्फेक्शन हुआ तो 90% चांसेस हैं कि वो क्रोनिक हो जाएगा। क्रोनिक होने के चांसेस हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा होते हैं और आगे चल करके वो लीवर को डैमेज कर सकता है। ऐसी संभावनाएं जब बच्चे और बड़े हो जाते हैं, इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है तो 30% तक ही केवल चांस रह जाता है। अगर वो बेबी 1 to 5 ईयर्स की एज में अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन उसे हो भी तो 30% ही केवल चांस है कि वो क्रोनिसिटी तक जाएगा। मेरी बात सुन, तो पहले साल में ज्यादा खतरा होता है इसलिए हम इसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ तक कि जब 5 साल के बाद की बात होती है तो हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन की केवल 6% मामले ही क्रोनिसिटी तक जाते हैं, तो इसलिए हमें इसको ध्यान में रखना होगा। वैक्सीन की बात करें तो जो तीसरा वैक्सीन अभी तक हमने क्या कवर किया, BCG का कवर कर लिया। डोज कितना देते हैं, 0.05 ml देते हैं। कहाँ पर, लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं। आपको पता ना, लेफ्ट अपर आर्म में इसे लगाते हैं। दूसरा हमने कवर किया हेपेटाइटिस बी को। हेपेटाइटिस बी में 0.5 ml हम लगाते हैं। कहाँ पर, एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में हम इसे लगाते हैं। आपको पता है 0.5 ml का डोज हम लगाते हैं। अगर बात करें वैक्सीन की तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इसे हम कब देते हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके और शुरुआती 15 दिनों के भीतर दे देना चाहिए। डोज कितना देते हैं, 2 ड्रॉप्स का। रूट क्या होगा दोस्तों, ओरल होगा। साइट क्या होगा, ओरल होगा। आप जानते हैं ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसमें देखिए वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस पर सवाल कई बार पूछे गए, हम इस पर बात करेंगे। वर्तमान समय में जो वैक्सीन दी जाती ओरल पोलियो वैक्सीन की, वो बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, याद रखिएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन का बाईवैलेंट ही हम सीरोटाइप देते हैं। इसमें जिस सीरोटाइप को कवर किया जाता है वो सीरोटाइप 1 और 3 होता है। 2 कहाँ गया, 2 के अगेंस्ट दुनिया भर में जो उस पे सफलता पाली गई है सीरोटाइप 2 को, तो दोबारा उसको उसके जो किल्ड फार्म को या लाइव फार्म को, यहाँ तो ओरल हम दे रहे हैं, लाइव फार्म को दे करके हम उसे बॉडी में इंसिस्ट कर सकते हैं, वो रीएक्टिवेट होने के चांसेस हैं।
चूंकि दुनिया ने सफलता पा ली है, उसे एक तरीके से इरेडिकेट कर लिया सीरोटाइप 2 को, तो हम अब दोबारा उसका लाइव वर्जन दे करके रीएक्टिवेट होने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं जो इम्यूनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 के अगेंस्ट जनरेट हो, क्योंकि इसी के खतरे अभी भी दुनिया में, 2 का खतरा अब दुनिया से खत्म हो चुका है। तो ये जो शुरुआत हुई 2016 से शुरू हुई है, जो ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन था वो अब बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन में कन्वर्ट हो चुका है, और इस तरीके से हम दुनिया भर में इसे चला रहे हैं। आपको स्केड्यूल पता होना चाहिए, नेशनल जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है उसके तहत 0 डोज इसका बर्थ के समय दिया जाता है। तो जो बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का जो दिया जाता है वो 0 डोज हम जन्म के समय देते हैं, और पहला, दूसरा और तीसरा डोज जो हम देते हैं वो 6th, 10th और 14th वीक ऑफ एज पर देते हैं। तो 0 डोज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जन्म के समय दिया जाता है। बाकी जो पहला, दूसरा और तीसरा देते हैं वो 6th, 10th और 14th वीक पर देते हैं। आपको पता होना चाहिए फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन ये जो दिए जाते हैं वो पेंटावैलेंट के साथ और रोटा जो वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन होता है उसी के साथ इसे दिया जाता है। बूस्टर डोज जब देने की बात होती है दोस्तों, तो हम इसे 16 to 24 मंथ्स पर देते हैं। तो ओपीवी का जब हम बात कर रहे हैं तो ये बाईवैलेंट है, ध्यान रखिएगा, बाईवैलेंट है, और बूस्टर इसका जो देते हैं वो बाई ईयर पर देते हैं। बाई ईयर मतलब समझ 2 ईयर पर देते हैं, याद रखेंगे आप। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। जो बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन है उसके उसके बूस्टर डोज को याद रखेंगे। बूस्टर डोज को हम कब देते हैं दोस्तों? बाई ईयर पर देते हैं। बाई ईयर पर हम देते हैं। बाई ईयर का मतलब क्या दोस्तों? बाई ईयर का मतलब है 2 ईयर पर हम उसे देते हैं बूस्टर डोज। इस तरीके से हम इसे याद करने में थोड़ा सा एक मदद पा सकते हैं कि इसको याद करने में BBB का कोड हमारी मदद कर सकता है। तो इसको याद करने में हमारी मदद कौन करेगा दोस्तों? BBB का कोड, और इसमें हम बाईवैलेंट, फिर बूस्टर, और इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा बाई ईयर, यानी जो 2 ईयर की एज पर हम इसका बूस्टर डोज लगाते हैं, वरना कंफ्यूजन बना रहता है। कुछ ना कुछ तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। बूस्टर डोज 16 to 24 मंथ्स पर लगाया जाता है, और वो भी जो लगाते हैं वो DPT के बूस्टर के साथ, मिजल्स का दूसरा डोज और विटामिन ए का जो रूटीन डोज होता है उसके साथ हम इसे लगाते हैं। इसके बूस्टर डोज को हम चल रहे हैं किसमें? बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के बूस्टर डोज को कब लगाते हैं उस पर बात कर रहे थे। स्टोरेज की बात करें, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए -20 डिग्री सेल्सियस, जिसके लिए हमें डीप फ्रीजर की जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, डीप फ्रीजर की जरूरत पड़ती है। और एक बार अगर आपने इसको ओपन किया तो लिक्विड जो वैक्सीन होता है उसको हमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान मेंटेन करना जरूरी होता है। इम्यूनाइजेशन के सेशन के दौरान ओपीवी को हमें इसीलिए आइस के क्यूब्स के भीतर, जो आप समझ रहे हैं ना, जो स्पेशल जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी हम तापमान को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा होगा तो ये वायरस इनइफेक्टिव हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना होगा। अब एक चीज है कि ओरल पोलियो वैक्सीन और भारत के कुछ जगहों पर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो दिया जाता है उसमें डिफरेंसेस क्या हैं? कुछ मामलों में ओरल पोलियो वैक्सीन के अपने कुछ फायदे हैं। इट इज इजी टू एडमिनिस्टर ओरली, एंड इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं होती है। डज नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग इन इंजेक्शन एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स। इस दौरान चूंकि आप ओरल रूट से देते हैं तो ह्यूमरल और इंटेस्टाइनल जो इम्यूनिटी होती है दोनों ही इंड्यूस्ड हो जाती है। ह्यूमरल का मतलब ब्लड के भीतर, और इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के लेवल पर, दोनों ही लेवल पर हो जाता है। इवन जो बच्चा होता है वो अपने फीकल मैटर के साथ इस वायरस को मल्टीप्लाई करके बाहर रिलीज करता है। वो पानी के साथ दूसरे बच्चे के सोर्स में जाए तो उसको भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो वैक्सीन का इतना फायदा कि इसके कारण स्मॉल डोज की मदद से हमें बहुत सारे लोगों में भी पैसिवली हम उनको पहुंचा देते हैं वायरस, और वहां पर उनके भीतर भी वैक्सीनेशन हो जाता है। तो आप देखेंगे स्मॉल डोज की जरूरत होती है, ये होस्ट के भीतर जाकर के मल्टीप्लाई स्वयं करता है। वैक्सीन के वायरसेस अनइम्यूनाइज्ड कॉन्टैक्ट तक पहुंच जाते हैं, आप जानते हैं, पानी वानी के थ्रू से, जब उसके टॉयलेट या उसके थ्रू। इस तरीके से इम्यूनिटी दूसरे लोगों में भी डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये फीकल मैटर के साथ बाहर आएगा, गंदगी पानी का अगर हो तो उसमें भी चला जाएगा, वहां से दूसरे को मिल गया तो उसके बॉडी में भी इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। ये ओरल पोलियो वैक्सीन का ज्यादा बेनिफिट है। ध्यान रहे, इससे ह्यूमरल और इंटेस्टाइनल
दोनों तरीके की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। आप देखें डिसएडवांटेजेस क्या है ओरल पोलियो वैक्सीन के एज कंपेयर टू इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। स्टॉक वैक्सीन के कंपैरिजन में ओरल पोलियो वैक्सीन का डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ध्यान रखिए लाइव वैक्सीन को सेवन पोलियो वैक्सीन कहते हैं। इसकी लेसर एफिकेसी होती है देन द किल्ड साक वैक्सीन। उसके पीछे वजह ये है, साक वैक्सीन को हम क्या करते हैं डायरेक्टली ब्लड में इन्वॉल्व करते हैं, बहुत टारगेटेड होता है। ओरल पोलियो वाला क्या होगा, मुंह में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा, कितना जाएगा, बॉडी की इम्यूनिटी कितना उसको अलाउ करेगी, ये सारे खतरे होते हैं। लेकिन जो साक है, साक यहाँ देखिए, ये साक में के से आप टिल्ड याद रखिएगा, ये जो टिल्ड वैक्सीन है साक में, साक का मतलब टिल्ड वैक्सीन, तो इसका फायदा क्या है कि ये ज्यादा एफिकेसियस होता है। लाइव जो वैक्सीन होता है उसे सेवन पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ये लेसर एफिकेसी रखता है। इसके लिए हमें जो टेम्परेचर का चेन है वो मेंटेन करना होगा, हमें कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना होता है। टिल द पॉइंट ऑफ वैक्सीनेशन हमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान मेंटेन करके चलना होता है। लाइव 7 वैक्सीन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में, चूंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में हो सकता है ये ज्यादा इफेक्टिव होकर के उनको नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि आप इसे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में आप इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में लाइव जो ओरल सेबिन वैक्सीन है उसे नहीं दे सकते हैं। इसे प्रेगनेंसी के समय में भी नहीं दिया जा सकता, ये चीज ध्यान रहे। देयर इज वेरी स्मॉल रिस्क ऑफ वैक्सीन वायरस रिगार्डिंग वायरलेंस एंड कॉजिंग पैरालिटिक पोलियो। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर रिस्क जो लाइव वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है वो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो का भी होता है, जिसे हम वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो या VAPP कहते हैं। थोड़ा सा रिस्क होता है। इस तरीके का रिस्क 1 केस पर 4 मिलियन पीपल में देखा जाता है। 40 लाख लोगों में एक कोई केस ऐसा होगा जो VAPP से एसोसिएटेड हो। इस तरीके का कोई रिस्क इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के साथ नहीं होता है। आप जानते हैं नुकसान क्या होगा कि इसमें हम ज्यादा कंसंट्रेशन में हमें किल्ड वैक्सीन को देना होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप होती है, इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती है। इसके अलावा जिसको डाला गया उसी की बॉडी में सिर्फ इम्यूनिटी डेवलप होगी। ये सारी चीजें इसके इंजेक्टेबल के ड्रॉबैक होते हैं अगर हम कहें तो। हालांकि अच्छाई क्या है कि इसमें जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनमें भी हम इसे दे सकते हैं, चूंकि किल्ड वैक्सीन होता है, विच इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को क्या हम ल्यूकीमिया के पेशेंट में दे सकते हैं? नहीं, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होगा, इसमें नहीं दे सकते हैं। डायरिया के पेशेंट में दे सकते हैं, मैलिग्नेंसी में भी नहीं देंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन ओरल पोलियो वैक्सीन के, तो वो होगा डायरिया, ध्यान रखना होगा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं और यहाँ पर हम पेंटावैलेंट जो डोज 1, 2 और 3 देते हैं, क्रमशः 6, 10 एंड 14 वीक्स पर इसे हम देते हैं। इसको हम जो वीक्स पर देते हैं और मैक्सिमम हम इसे 1 ईयर की एज तक दे सकते हैं। डोज कितना होगा? 0.5 ml। रूट क्या होगा? इंट्रामस्कुलर। साइट क्या होगा? लेफ्ट मिड थाई, जिसमें एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट मिड थाई। अगर आप ध्यान दें तो आपने देखा 6ठे हफ्ते पर भी यही एंट्रोलैटरल मिड थाई का हिस्सा, 10वें हफ्ते पर भी यही दे सकते हैं, 14th वीक पर भी हम यहीं पर देते हैं। लेकिन अगर आपने याद किया हो BCG का, तो उसके मामले में हमने सिंगल एक साइट अभी तक चूज कर रखा था, वो लेफ्ट आर्म के डेल्टॉइड के इंसर्शन वाले पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हम उसे लगाते हैं। ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें तो ये इंट्रामस्कुलरली लगाया जा रहा है, देखिए परपेंडिकुलरली इसे इंजेक्ट कर रहे हैं इंट्रामस्कुलरली। और इसके भीतर पेंटावैलेंट के भीतर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई हैं? DPT तो आपको पता होना चाहिए, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, पर्टूसिस पूरा का पूरा सेल, टिटेनस टॉक्सॉइड, इसके अलावा HBS एंटीजन, फिर प्यूरिफाइड कैप्सुलर हिब यानी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का प्यूरिफाइड कैप्सुलर हिब पॉलीसेकेराइड वैक्सीन भी हम यहाँ पर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेंटावैलेंट की बात हम यहाँ पर करेंगे। स्केड्यूल जो इम्यूनाइजेशन का
अंडर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 3 डोजेस पेंटा के दिए जाते हैं 6, 10, 14 पर। कितना ml देते हैं? 6 ml इंजेक्शन इसका देते हैं, ये बात सॉरी 0.5 ml इसका इंजेक्शन देते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड लेफ्ट थाई पर हम इसे देते हैं। एंट्रोलैटरल मतलब थोड़ा बाहरी साइड में, एंट्रोलैटरल बाहरी साइड में, मिड थाई के एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट पर। इट इज अ बूस्टर डोज रिकमेंडेड अंडर UIP। तो इस चीज को देखना हो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हमें क्या बूस्टर डोजेज पेंटा के देने की जरूरत होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो हम पेंटा में DPT होता है, DPT के अलावा हेप बी होता है, और क्या होता है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट कंपोनेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, DPT वाले के लिए तो हमें बूस्टर देने की जरूरत होती है, इनके लिए बूस्टर देने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो हिब वैक्सीन होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कम से कम 15 सालों के लिए, और जो हेपेटाइटिस बी वाला कंपोनेंट है वो भी लंबे समय तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो इसीलिए हमें बूस्टर केवल DPT का देना होता है, और वो भी 16 to 24 मंथ्स पर देते हैं, और दूसरा हम 5 to 6 इयर्स ऑफ एज पर देते हैं। तो इस चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए। स्टोरेज कैसे करते हैं? तो पेंटावैलेंट वैक्सीन को हम एट ए टेम्परेचर ऑफ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे स्टोर करते हैं, और इसके लिए बास्केट ऑफ आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का हम यूज करते हैं। इसे कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए या फ्रोजन नहीं करना चाहिए पेंटावैलेंट वैक्सीन को, क्योंकि ये टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा डाउन जाएगा तो उसके लिए ये सेंसिटिव होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेंटावैलेंट वैक्सीन को आइस पैक के बीच में रखना होगा, और हम इसमें फ्रीजिंग से इसको बचा करके रखते हैं। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस तापमान देते हैं। INICT 21 में पीडियाट्रिक्स में पूछा गया क्वेश्चन, पेंटावैलेंट वैक्सीन इज एक्चुअली, तो आप जानते हैं इसमें पहला ऑप्शन, बाकी कुछ भी आप डाल लें, DPT, हेपेटाइटिस बी और हिब के कंपोनेंट को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, जो भारत के कुछ स्पेसिफिक हिस्सों में अभी आपने देखा होगा, वायरल डायरिया की कंडीशन बहुत कॉमन होती है, तो वो रोटा वायरसेस की वजह से डायरिया की कंडीशंस होती हैं। इसमें हम देते हैं इसके लिए वैक्सीन 6, 10 और 14 वीक्स पर। इसे भी हम 1 ईयर के एज तक दे सकते हैं। कहाँ पर? इसका मैक्सिमम एज कितना होता है दोस्तों? टिल 1 ईयर ऑफ एज तक हम इसे दे सकते हैं। ये ओरल होता है, 5 ड्रॉप्स देते हैं ओरल, और साइट क्या होगा? ये भी ओरल होगा। रोटा वायरस का वैक्सीन, रोटासेल, इसे हम देखिए ओरली दे रहे हैं। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है ये, पोलियो के जैसा, ओरल पोलियो जो सेबिन वैक्सीन है उसी के जैसा ये होता है। आप इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम PCV वैक्सीन की बात करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात होगी कि हम जो न्यूमोकोकल जो वैक्सीन देते हैं, इसको आप जो बनाते हैं वो कॉन्जुगेट वैक्सीन है। इसके लिए डिप्थीरिया का एक स्ट्रेन इस्तेमाल किया जाता है। इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वरना आप डिप्थीरिया पर फोकस करने लगेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसमें 13 सीरोटाइप्स को कवर करने की कोशिश की गई है। डिप्थीरिया के जो बैक्टीरिया होती है उसकी मदद से इसको डेवलप किया गया है। ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है उसको हम फोकस करेंगे, और इसे हम 16 और 14 वीक्स पर देते हैं। इसको हम 1 साल की उम्र तक दे सकते हैं। डोज इसका भी 0.5 ml ही होता है। रूट इंट्रा मस्कुलर होता है। साइट होता है एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट मिड थाई, क्योंकि आपको पता है ना कि एक ही साइड पर 2 वैक्सीन लगा नहीं सकते हैं। आपने इससे पहले पेंटा को लगा रखा है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट मिड थाई के एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट पर आपने पेंटा को लगा रखा, तो उसी साइट पर आप दूसरा वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी आपको PCV को लगाना होगा, आप राइट मिड थाई पर लगाएंगे। जबकि रोटा वायरस के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि ये तो ओरल रूट से देते हैं। इसके लिए दिक्कत है तो हम इसे राइट मिड थाई पर लगाते हैं। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में। पहले फेज में इसे हिमाचल प्रदेश में, उसके कुछ हिस्से बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसे इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में, फिर भारत के धीरे धीरे सभी राज्यों में इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। ये किल्ड कॉन्जुगेट वैक्सीन है। बनाया कैसे गया? डिप्थीरिया के बैक्टीरिया की मदद से इसको बनाने की कोशिश की गई। लगाते कहां पर है? एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट मिड थाई इन इन्फेंट्स
और अगर आप ओल्डर चिल्ड्रन या एडल्ट्स में लगा रहे हैं तो फिर डेल्टॉइड मसल में लगा सकते हैं। वैक्सीन को इंजेक्ट कभी भी ग्लूटियल एरिया में नहीं करना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। शेड्यूल अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो वैक्सीन विल बी गिवन एज 2 प्राइमरी डोजेस। कब कब 6 और 14 वीक्स पर दिया जाता है। इसे देते समय हम पेंटा का पहला डोज और तीसरा डोज, इसी तरीके से बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, फ्रैक्शनेटेड जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और आरवीवी जो रोटा वायरल वैक्सीन है उसके साथ हम इसे देते हैं। इसका जो बूस्टर दिया जाता है वो 9 मंथ्स की उम्र पर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, जब कभी भी आप न्यूमोकोकल पीसीवी वैक्सीन देते हैं तो उसे एमआर के फर्स्ट डोज के साथ हम 9 मंथ्स पर इसका बूस्टर डोज लगाते हैं। उस समय हम जापानीज इंसेफेलाइटिस के वैक्सीन को एंडेमिक एरियाज में लगाते हैं। विटामिन ए का पहला डोज 9 मंथ से शुरू होता है, उस समय हम इसका बूस्टर डोज लगाते हैं। क्या ओपन वायल पॉलिसी पीसीवी के वैक्सीन के लिए अप्लाई हो सकती है? तो ध्यान रखना, ओपन वायल पॉलिसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इससे एक बार वैक्सीन को ओपन करने के बाद अगर आप सही तरीके से उसे मैनेज करते तो आप मैक्सिमम 28 डेज तक उसको यूज कर सकते हैं। तो पीसीवी 13 के जो वायल हैं उसे हम ओपन वायल पॉलिसी के तहत मैक्सिमम 28 डेज तक हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कब? अगर प्रॉपर कोल्ड चेन को मेंटेन किया गया है, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग जो डिस्कार्ड पॉइंट है वहां तक ना पहुंचा हुआ हो, एक्सपायरी डेट अभी बाकी हो, सारे क्राइटेरिया ओपन वायल पॉलिसी के पूरे हो रहे हों, एक्सपायरी डेट अभी नहीं पहुंचा, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग डिस्कार्ड पॉइंट तक अगर नहीं पहुंचा तो बहुत अच्छी चीज है। इस मामले में हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ध्यान ये भी रखना है कि वैक्सीन को हमें अप्रोप्रिएट कोल्ड चेन जो एनवायरनमेंट की है उसमें जो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके स्टोरेज के लिए चाहिए, वो हम मेंटेन रखें। इसमें ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज पॉइंट पर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान हम मेंटेन कर सकें। एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन रखें विड्रॉ वैक्सीन डोजेस के समय, और इसमें हमें इन सारी चीजों को मेंटेन करने की जरूरत होती है। एक सवाल पूछा गया है, व्हाई वाज द नीडल failed to include need failed to include PCV in the national schedule। सवाल का मकसद ये है जानना कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत, NIS के तहत पीसीवी के वैक्सीन को शामिल करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, हम इतनी बार क्यों इसको पढ़ रहे हैं? तो निमोनिया की वजह से अंडर 5 एज की चिल्ड्रन की बहुत ज्यादा डेथ भारत में हो जाती है इन कंपैरिजन टू एनी अदर इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसलिए पेंटावैलेंट वैक्सीन को NIS के शेड्यूल में शामिल किया गया। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए, भारत में निमोनिया का जो अंडर 5 इयर्स में जो बड़े कारण हैं वो हेमोफिलस टाइप बी इन्फ्लुएंजा को लेते हुए आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा निमोकोकल जो निमोनिया होती है वो भी एक बड़ा कारण होता है। दोनों को हमने कवर कर लिया, क्योंकि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होने वाले निमोनिया को हमने पेंटावैलेंट वैक्सीन में कवर कर लिया है। मेरी बात समझ है? पीसीवी को जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसकी वजह से निमोकोकल निमोनिया को हमने टारगेट बनाने का प्रयास किया। तो निमोनिया के कारण जो 2 बड़े अंडर 5 इयर्स में केस में होते, एक पेंटावैलेंट में कवर हो जाता है और दूसरा पीसीवी के वैक्सीन में कवर हो जाता है। विच वैक्सीन अंडर UIP हेल्प इन रिड्यूसिंग चाइल्ड डेथ फ्रॉम निमोनिया? आप जानते हैं करंटली 3 ऐसे वैक्सीन हैं जिसमें बच्चों की जान निमोनिया से जाने से बचाई जा सकती है। एक तो पीसीवी हो गया, दूसरा हिब कंटेनिंग पेंटावैलेंट वैक्सीन हो गया, और तीसरा मिजल्स के वैक्सीन हो गए। इनमें काफी इफेक्टिव होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। पीसीवी और पेंटावैलेंट वैक्सीन प्रिवेंट करते हैं निमोनिया से, और वो भी कैसे? पेंटावैलेंट वैक्सीन और पीसीवी कैसे बचाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, पेंटावैलेंट का कंपोनेंट हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बचाता है, और पीसीवी वाला न्यूमोकोकल यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होने वाली निमोनिया को बच्चों में इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करा देता है। ये चीज हमारी जानकारी में होना चाहिए। इतना ही नहीं, जो मिजल्स का जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया होने का रिस्क होता है। तो इसके कारण मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं, लंग्स इन्वॉल्व हो सकता है, और इस दौरान हमें ट्रांजिएंटली सप्रेस करना चाहिए इम्यून रिस्पॉन्स को। मिजल्स के वैक्सीन की मदद से हम सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, और इसकी वजह से हम निमोनिया का जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसको कवर कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में मिजल्स
का जो वैक्सीन होता है वो उसके वायरसेस से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मिजल्स का इन्फेक्शन अगर होता है तो उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें निमोनिया भी शामिल होता है। तो ये वैक्सीनेशन हमें सुरक्षा प्रदान कर ही देता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन के तहत हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होने वाला निमोनिया कवर हो ही जाता है, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होने वाला जो निमोनिया होता है वो पीसीवी है ना, उसके द्वारा कवर कर लिया जाता है। तो ये न्यूमोकोकल वैक्सीन की मदद से हम इसे कवर कर लेते हैं। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो फैक्ट्स हैं इनको अपने दिमाग में बनाए रखना है। आगे हम बात करेंगे इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को लेकर के। तो इसे कब दिया जाता है? 2 फ्रैक्शनल डोज में हम इसे देते हैं, फ्रैक्शनल डोज में, और इसे इंट्राडर्मल देते हैं, इसलिए फ्रैक्शनल डोज देने की जरूरत पड़ती है। वरना आइडियली देखा जाए तो इसमें इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमें ज्यादा डोजेस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर्स ने इस चीज को देखा कि अगर इसका फ्रैक्शनल डोज दिया जाए तो 6 वीक और 14 वीक्स पर हम इंट्राडर्मली दें तो डोज काफी कम मात्रा में देना होता है, 0.1 ml ही देना होता है। टिल्ड है लो डोज देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंट्राडर्मली हम इसे इंजेक्ट करते हैं। अगर हम इसे इंट्रा मस्कुलर देंगे तो डोज डेफिनेटली हमें 2 टाइम्स या उससे कहीं ज्यादा लगाना पड़े। इसको हम कहाँ देते हैं दोस्तों? हम देते हैं राइट साइड के अपर आर्म में। अभी भी आप देखें लेफ्ट साइड के अपर आर्म में हमने BCG का सिर्फ दिया है, राइट साइड के अपर आर्म में हम इसलिए देते हैं क्योंकि आपको पता है पेंटा ने जगह घेर लिया लेफ्ट साइड के थाई पे, लोकेशन को पेंटा ने घेर लिया। पूरा डिटेल आपको नहीं जाना, लेफ्ट साइड का जो साइट है वो पेंटा ने घेर लिया। राइट साइड वाले को किसने कवर कर लिया? आप बताएं। अभी हमने आपको बताया है किसने कवर किया, आप बताइए। अभी आपने देखा पीसीवी वैक्सीन ने ये राइट साइड को कर लिया, याद है ना? पीसीवी के वैक्सीन ने राइट साइड को कवर कर लिया। तो आपको 6 हफ्ते पर ही अगर हम आपसे बात करें तो लेफ्ट साइड का जो थाई है वो कवर कर लिया किसने? पेंटा ने। इसी तरीके से राइट साइड का थाई कवर किसने कर लिया बताइए ना? राइट साइड का जो थाई है वो किसने कवर किया? बोलिए, पीसीवी ने। तो अब हमारे पास ये तो कुछ बचा ही नहीं। और आपने लेफ्ट साइड का जो अपर आर्म है उसमें आपने BCG का बर्थ डोज ले रखा है, और आपको पता है 6 मंथ तक आप कुछ कर नहीं सकते, वहां पर 6 मंथ तक कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब आपके पास बचा क्या? राइट साइड का अपर आर्म बचा। उस राइट साइड के अपर आर्म में हम देते हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के डोजेस को। तो इसलिए कहा जाता है ना, एक समय में 2 वैक्सीन हम दे सकते हैं लेकिन दोनों का साइट एक नहीं होना चाहिए। तो ये चीज की जाती है। अगर आप इंजेक्टेबल, आपको मैंने बताया था ना, इंजेक्टेबल अगर आप इंट्राडर्मल रूट से देते हैं तो डोज आप देखिए बहुत कम देना पड़ता है इंट्राडर्मल, जबकि आप इंट्रामस्कुलर अगर आप देते हैं तो 0.5 ml फुल डोज देना पड़ता है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने देखा 0.1 ml हमें फ्रैक्शनल डोज देने की जरूरत होती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या होता है? इंट्रामस्कुलर अगर आप फुल डोज देना चाहते हैं, फ्रैक्शनल डोज देना चाहते हैं तो इंट्राडर्मली देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसको कहाँ पर हमें एडमिनिस्टर करना है, उसके अपने तरीके होते हैं। और देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का, इसका बेनिफिट ये है कि हम इसके साथ बहुत ही टारगेटेड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में भी इसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया राइट अपर आर्म में हम इसे देते हैं, और फ्रैक्शनेटेड जो इंट्राडर्मल डोजेस होते हैं उसे राइट अपर आर्म में क्यों देते हैं इसको भी हमने आपके साथ जस्टिफाई किया। और वर्तमान समय में इसको भारत के कई सारे हिस्सों में लागू किया गया है। इसको छोड़ देते हैं, ये पॉइंट हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर कोशिश की जाती है वो देखने के लिए कि वैक्सीन का ओपन वायल पॉलिसी क्या यहाँ पर लागू की जा सकती है। तो जो किल्ड वैक्सीन है, स्टॉक वैक्सीन है, उसके साथ हम ओपन वायल वैक्सीन का जो तरीका है उसे अपना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ओपन वायल पॉलिसी जो किल्ड वैक्सीन है उसके साथ लागू किया जा सकता है। ओपन जो वायल पॉलिसी है उसमें मल्टी डोज वायल्स, इस वैक्सीन के हम करीब 4 हफ्तों तक, खोलने के 4 हफ्तों तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन के मामलों में इस तरीके की बात हम स्ट्रिक्टली लागू नहीं कर सकते हैं। वैक्सीन को हम अगर देखें तो 28 डेज तक हम इसे स्टोर कर मतलब रीयूज मिला सकते हैं,
एक बार ओपन होने के बाद वैक्सीन को के वायल को हमें सुरक्षित तरीके से सही तरीके से रखना चाहिए, ये बस बात होती है। और हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा। ओपन वायल पॉलिसी जो हम लागू करना चाहते हैं वो फ्रैक्शनेटेड जो ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं, लेकिन हम फ्रैक्शनेटेड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन पर लागू कर सकते हैं। अब एमआर वैक्सीन की बात करते हैं तो एमआर वैक्सीन का पहला डोज कब देते हैं? आपको पता है 9 कंप्लीटेड मंथ्स पर लगाते हैं इसे। हालांकि 12 मंथ्स तक हम इसे लगा सकते हैं। मीन्स 9 कंप्लीटेड मंथ से 12 मंथ तक हम कभी भी पहला डोज लगा सकते हैं, लेकिन आइडियली हम 9 मंथ पर इसे लगाते हैं। वैसे इसे 5 इयर्स की एज तक लगाया जा सकता है। डोज कितना होगा? 0.5 ml। रूट क्या होगा? सबक्यूटेनियस साइट क्या होगा? राइट अपर आर्म। ये चीज हमें पता होना चाहिए। कारण ये है कि अगर आप जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को अगर आप लगाते भी हैं राइट साइड में, तो कब लगाते हैं? अगर आप इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को अगर आप लगाते भी हैं तो आप लगाते हैं 6th वीक पर और 14th वीक पर, इस तरीके से लगाते हैं। इसके बाद आपको लंबा गैप मिल जाता है। 14th वीक का मतलब आप समझ सकते हैं ये 2 से 2.5 महीने के बाद आप सीधे 9वें महीने पर आते हैं, तो करीब 6 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका होता है। इसीलिए आप एमआर वैक्सीन को सबक्यूटेनियसली राइट अपर आर्म में लगा सकते हैं। इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आप देखें, ये जो आपको डार्क कलर इसका वायल दिखेगा, इसमें जो हम कंस्टिट्यूएंट्स के तौर पर, डाइल्यूएंट के तौर पर हम स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेराइल वाटर के लिए M फॉर M मैंने आपको बता रखा है, उसकी मदद से आप इसे याद कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन का इसका फीचर क्या होता है कि इसे सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसे भी हम डार्क कलर के ग्लास या वायल्स में हम इसे रखते हैं। बॉटल की साइज सामान्य तौर पर BCG के वायल से थोड़ी सी बड़ी होती है, इससे हम इसे पहचान सकते हैं। तो इसका जो बॉटल की जो साइज होती है वो BCG के वायल से थोड़ी सी बड़ी होती है। डाइल्यूएंट के तौर पर डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करते, इसका सवाल पूछा गया। अगर पूछा जाए MMR, तो ये भी एक वैक्सीन बनाने का तरीका था जिसके लिए आप देखेंगे मिजल्स का जो वायरस होता है उसके लिए एडमॉन्स्टन जैग्रेब स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता था। मम्प्स वायरसेस के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला है वो L जैग्रेब स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विस्टार RA27/3 स्ट्रेन का इस्तेमाल हम रूबेला वायरसेस के लिए करते हैं। देखा जाए तो इसमें डोज जो दिया जाता है 0.5 ml। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस होता है और इसमें वायरस को हम इफेक्टिवली हम इंट्रामस्कुलर रूट से भी दे सकते हैं। कहां पर देते हैं? राइट अपर आर्म में। ये होता क्या है? एमआर वैक्सीन लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन है। इसका मतलब होता क्या है? इसे हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में नहीं दे सकते हैं। ऐसे लोगों को जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में हैं उन्हें देते समय सावधानी रखनी चाहिए। शेड्यूल अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एमआर वैक्सीन को 2 डोजेज में देते हैं और इसमें पहला डोज 9 मंथ पर हम देते हैं। हालांकि आप इसे 9 to 12 मंथ्स के बीच में कभी भी दे सकते हैं। और दूसरा जो डोज दिया जाता है वो 16 to 24 मंथ्स के एज पर देते हैं। अगर एपिडेमिक्स हो तो हम इसे समय से पहले भी दे सकते हैं, क्योंकि निमोनिया को बचाने के और भी बहुत सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने की क्षमता इसके पास होती है। तो अगर एपिडेमिक्स है तो 6th मंथ के बाद हम कभी भी इसे दे सकते हैं, लेकिन उसे हम काउंट नहीं करेंगे। हमें दोबारा 9 मंथ्स पर जो पहला डोज है उसको हमें रिपीट करना ही चाहिए। ये सवाल पूछा जा सकता है। स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म में स्टोर अगर करना हो तो जैसे BCG का वैक्सीन हम बहुत ही लो टेम्परेचर पर -20 डिग्री पर स्टोर करते हैं, वैसे इसको भी हम PHC में -15 डिग्री सेल्सियस पर डीप फ्रीजर में इसे स्टोर किया जाता है। एमआर वैक्सीन बहुत सेंसिटिव होता है और इसको हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के लिए कुछ हफ्तों तक। एट द प्लेस जहां पर सब सेंटर हो वहां पर हम इसे रख सकते हैं। डाइल्यूएंट को भी हम स्टोर कर सकते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन PHC के लेवल पर इसे -15 से -20 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए। और अगर एक बार आपने डाइल्यूएंट्स के साथ इसको रिकंस्टिट्यूट कर दिया तो इसको आइस में ही रखिए और विदिन 4 आवर इसे यूज कर लीजिए, उसके बाद इसे डिस्कार्ड कर दीजिए। वाई शुड द रिकंस्टिट्यूट मिजल्स वैक्सीन शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर 4 आवर आफ्टर ओपनिंग? 4 घंटे के खुलने के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल मींस उससे ज्यादा समय तक क्यों नहीं हम इसे बचा करके इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें जब आप इसे रिकंस्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये कंटामिनेशन का खतरा रखता है और इसकी वजह से टॉक्सिक
शॉक सिंड्रोम होने का रिस्क रहता है। वैक्सीन वल्नरेबल होता है कंटामिनेशन के लिए। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव चूंकि ऐड नहीं किया गया इस लाइव वैक्सीन में, इसलिए हम इसे समय रहते ही जल्दी से जल्दी यूटिलाइज कर लें। अगर मिजल्स होता है तो इसलिए मैंने कहा कि जब कहीं पर एपिडेमिक्स हो तो उसे समय से पहले भी हम वैक्सीन दे सकते हैं, क्योंकि मिजल्स के बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके इन्फेक्शन के। डायरिया तो होता ही, न्यूमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, इंसेफेलाइटिस, रीएक्टिवेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्यूट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए मे इवन प्रोसीड टू केराटोमेलेसिया, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफेलाइटिस जैसे मामले भी शामिल किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डायरिया, न्यूमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, इंसेफेलाइटिस, रीएक्टिवेशन ऑफ पल्मोनरी टीबी, acute deficiency of vitamin A may even proceed to keratomelascia, subacute sclerosing panencephalitis के मामले। सवाल पूछा गया था नीट पीजी 2018 में, true about measles vaccination is live vaccine is given after 4 weeks if passive immunization is given। तो ये कभी भी नहीं होता है। 4 वीक की जस्ट बाद आप नहीं लगा सकते हैं अगर आपने पैसिव इम्यूनाइजेशन दे रखा है। इसका भी प्रोटोकॉल है, आगे हम डिस्कस करेंगे। मिजल वैक्सीन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, क्या ऐसा है? अभी हम इस पर बात करेंगे। टाइम टू डेवलप इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन इज 11 to 12 डेज। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, सही बात है। और आपको अगर मिजल्स को इरेडिकेट करना है तो वैक्सीनेशन कवरेज 95% से ज्यादा होना चाहिए, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो मिजल्स का वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड होता है, इसे हम टिश्यू कल्चर लाइफलाइज्ड ड्राइड वैक्सीन के तौर पर हम इसे रखते हैं लो टेम्परेचर -15 to -20 तक। स्ट्रेन क्या होता है, एडमॉन्स्टन जैग्रब स्ट्रेन। इसके लिए डाइल्वेंट के तौर पर डिस्टिल वाटर या स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें रिकंस्ट्रुएंट्स के तौर पर डिस्टिल वाटर या स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली चीज होगी कि हम कोल्ड चेन को मेंटेन रखें। तो इसमें हमें क्या रखना होगा, कोल्ड चेन टेम्परेचर जो स्टोरेज के लिए चाहिए वो हम मेंटेन रखें। इम्यूनिटी 11 से 12 दिन लगेंगे आफ्टर द वैक्सीनेशन, और ये लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। आपको पता होना चाहिए एक डोज जो इसका दिया जाता है, जो सिंगल डोज दिया जाता है वो 9 मंथ्स पर अगर हम कहें तो वो करीब करीब 99% तक प्रोटेक्शन दे सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर वैक्सीन इंड्यूस मिजल्स का होता है वो 7 डेज का होता है। इस पर सवाल पूछे गए हैं। आइडियल गैप 2 मिजल्स के वैक्सीन के बीच में 6 मंथ का होना चाहिए। मिजल्स और MMR वैक्सीन की वजह से जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का होता है। अगर आपने 4 घंटे से ज्यादा समय में के बाद अगर आपने वैक्सीन को दिया तो रिकंस्ट्रेंट्स मिलाने के 4 घंटे के भीतर भीतर यूज कर लिए, वरना ये रिस्क बढ़ता चला जाएगा। मिजल्स का वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, ये चीज आपको पता होना चाहिए। मिजल्स का अगर आप इरेडिकेशन का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 95% या 96% तक हम कवरेज रखें अंडर द 1 ईयर ऑफ एज। और पर्सन जो पैसिवली इम्यूनाइज्ड हुआ हो इम्यूनोग्लोबुलिन से कम लाइव वैक्सीन देने के लिए 8 से 12 हफ्ते के बाद ही देना चाहिए। हमें इस फैक्ट को भी देखना होगा, मिजल्स वैक्सीन को रूटीनली एडमिनिस्टर हम करेंगे पोटेंशियली ससेप्टेबल एसिम्प्टोमेटिक HIV पॉजिटिव चिल्ड्रन को, एडल्ट्स को। लेकिन सीवियरली अगर इम्यूनो सप्रेसिव अगर कोई पर्सन है तो उसमें, या सिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसमें हम नहीं देंगे। लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक चाइल्ड है या एडल्ट है तो उसमें हम मिजल्स के वैक्सीनेशन को देंगे। तो इसलिए ये बात सही नहीं है कि जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, गलत बात है नीट पीजी में। इसीलिए इस स्टेटमेंट को सही नहीं माना गया है। जो वैक्सीनेशन के करीब 2 हफ्ते लग जाते हैं इम्यूनिटी डेवलप होने में। अब वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एड्स पेशेंट इज, देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन एकमात्र लाइव वैक्सीन का दिया गया है, तो मिजल्स को हम ऑप्शन के तौर पर लेंगे। हम यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेशंस के तौर पर मिजल्स को लेंगे। अगर बात करें तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं, इसको देखें। रूबेला, ट्यूबरक्लोसिस यानी BCG, येलो फीवर, टाइफाइड, यहाँ पर पोलियो, ओरल पोलियो, वेरिसेला, मिजल्स, रोटा, मम्प्स एंड कॉलेरा। तो इसमें देखने वाली चीज होगी HBV हो, DPT हो या IPV हो, ये सभी लाइव नहीं है, लाइव एकमात्र है, इसलिए इस ऑप्शन में फिट होता है। एड्स पेशेंट में हम इसे नहीं देंगे, हालांकि देते हैं अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो। लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन पेशेंट विद ऑन
corticosteroid therapy, severe malnutrition, symptomatic HIV infection, congenital immunodeficiency या hypogammaglobulinemia या लिम्फोमा या जनरलाइज्ड मैलिग्नेंट डिजीज या एंटी कैंसर थेरेपी अगर कोई पर्सन ले रहे हैं तो उनमें भी हम नहीं देते हैं। तो इस तरीके की कोशिश हमें करनी चाहिए। जापानीज इंसेफ्लाइटिस के मामलों में हम पहला डोज कब देते हैं? 9 कंप्लीटेड मंथ पर हम देते हैं और इसमें डोज जो दी जाती है 0.5 ml दी जाती है। रूट क्या होता है? इंट्रामस्कुलर होता है। साइट क्या होता है? साइट एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट मिड थाई इसकी साइट होती है। तो ये एंट्रोलैटरल जो एस्पेक्ट होता है लेफ्ट मिड थाई वहां पर हम इसे देते हैं। कारण ये है कि आप जानते हैं इससे पहले जो दिए थे वो पेंटा को दिए थे, काफी लंबा समय गुजर चुका है, 9वें महीने पर देना है, तो हमें यहाँ पर इसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें जापानीज इंसेफ्लाइटिस के जो हम वैक्सीन हैं उसको दे सकते हैं। शेड्यूल अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो 2 डोजेज इसके दिए जाते हैं, वो उन खास जापानीज इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर इसे दे सकते हैं। इसमें पहला डोज हम 9 मंथ्स पर देते हैं, दूसरा डोज हम 16 to 24 मंथ्स पर देते हैं। और आप जानते हैं 16 to 24 मंथ्स पर क्या क्या चीजें दी जाती हैं, उन सारी चीजों की ये जानकारी है। इसमें डायलुएंट्स के तौर पर सवाल पूछा गया, फास्फेट बफर सैलाइन सोल्यूशन देते हैं। स्ट्रेन ऑफ जापानीज वायरस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो लाइव एटेन्युएटेड SA1414-2 स्ट्रेन हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लाइव एटेन्युएटेड 1414-2 स्ट्रेन ऑफ जापानीज इंसेफ्लाइटिस का हम इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान, इसमें हम लाइट से इसे प्रोटेक्ट करते हैं। डाइलुएंट का जो हम इस्तेमाल करते हैं 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान। डाइलुएंट को हम कभी फ्रोजन नहीं रखते हैं। रिकंस्ट्रेंट जो हम लगाते हैं 1 वायल ऑफ जापानीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन एट 1 टाइम, और इसमें यूज करते हैं वैक्सीन को विद इन 6 मंथ 6 आवर ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। वैक्सीन इसके अलावा बाकी भी और बचे हुए हैं जिसको हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। 1 घंटे का लेक्चर हो गया। नेक्स्ट लेवल पर हम बाकी बचे वैक्सीन और ओपन वैल पॉलिसीज, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे।